कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। बेंजामिन नाम का एक आदमी जापानी सैनिकों से भागता हुआ जिंदल के पास घर में आता है। वह यहीं रहने वाले उस आदमी से मदद मांग रहा था जिसने पहले ही जापानी सैनिकों को अपने पीछे देख लिया था। बेंजामिन के जान बचाने के लिए वह भला आदमी उसे अपने घर में छुपा लेता है और जब सैनिक यहाँ आते हैं तो अपने परिवार से एक आदमी को अपने घर में छुपने के लिए कहते हैं, तो वे सच नहीं बताते और कहते हैं कि यहाँ कोई आदमी नहीं आया है। लेकिन सिपाहियों का उन पर संदेह हुआ। उन्होंने घर की तलाशी लेने का फैसला किया, लेकिन उन्हें घर में कोई नहीं मिला। सैनिक यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद बेंजामिन सोफे के नीचे से निकलता है और इस परिवार को बताता है कि वह असल में एक वैज्ञानिक है। वह एक जापानी सैनिकों के लिए काम करते थे। वह एक दिन जिन्हें जापान के सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में पता चला, उसका इस्तेमाल वे युद्ध में करने वाले थे। वह जापानी सेना से इस काले रूप को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे, इसलिए जापानी सैनिक उसके पीछे पड़े हैं। इस सब के दौरान हमें बेंजामिन के हाथ में एक किताब नज़र आती है जिसके बारे में वह किसी से बात नहीं कर रहे थे। वह इस परिवार से कुछ नहीं दिन और यहाँ रुकने की इजाज़त मांगता है और ये लोग मान जाते हैं। और कुछ दिन बाद जापानी सैनिक फिर से उसके घर की तलाशी लेने आते हैं। दूर से सिपाहियों को आता देख वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि बेंजामिन को छुपा दे। बेंजामिन को उसने अपनी बेटी के कमरे में छिपा रखा था। जापानी कर्नल अब परिवार की जांच शुरू करते हैं और उसने कहता है कि वो मुझे झूठ पकड़ने वाले से कम नहीं समझे। मैं इंसानों के व्यवहार से उनका झूठ पकड़ लेता हूँ। साफ था कि कर्नल उसे डराने की कोशिश कर रहा था और यह परिवार पहले से ही डरा हुआ था। इनकी जांच करने का अंदाज भी काफ़ी बदल गया। वे लड़की के साथ तलाश करने के लिए शुरू करते हैं। उसे खेल के नियम सिखाते हुए लड़की से कहते हैं कि इस खेल में अक्सर लोग गलतियां करते हैं और जानते हैं कि उनके कार्ड अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं होते। यानी कर्नल उन्हें संदेश दे रहा था कि उसने पूरी सच्चाई बता दी है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। जब कर्नल यहाँ से निकलने वाला होता है तो उसे छत से आवाज़ सुनाई देती है। असल में बेंजामिन छिपा हुआ था और गलती से उसका पैर एक शोपीस पर लग गया जिसे वह नीचे नहीं गिरने देता, लेकिन फिर भी कर्नल को पता चल जाता है कि यहाँ कर्नल उसे एक गोली से मार देता है। उसकी मौत से इस परिवार का झूठ भी पकड़ा गया और कर्नल गुस्से में आ गए। इस परिवार को भी मारने की सोचकर दोनों पति पत्नी को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। इससे पहले कि वह अपनी बेटी को भी मार डाले वह वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर भी कर्नल ने उसे दूर से ही गोली मार दी। गोली लगने से वह घायल हो गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए एक खिलौने की दुकान पर चली गई। यहाँ बूढ़ा खिलौना बनाने वाला इस लड़की की मदद करने के लिए तैयार हो गया। हम देखते हैं कि इस लड़की के पास बेंजामिन की किताब है जो बेंजामिन ने सैनिकों के आने से पहले इस लड़की को दे दी थी और कहा था कि यह कभी भी जापानी सैनिकों के हाथ लगनी नहीं चाहिए। यह बात वह बूढ़ी खिलौनी निर्माता से भी कहता है, जिसके बाद वह मर चुकी थी। अब बूढ़ा खिलौना बनाने वाला इस लड़की की मौत से बहुत दुखी था। तभी उसे बाहर सिपाहियों की घोषणा सुनाई देती है। कह रहे थे कि अगर किसी ने भी भागी हुई लड़की की मदद की तो उस पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। सुनो, वह खिलौना बनाने वाला और उस गुस्से में है और रात के अंधेरे में इस लड़की की लाश को एक सुनसान जगह पर दफन कर देता है। और सुबह हम खिलौने बनाने वाले को उसी की दुकान पर देखते हैं जहां अपनी गुड़िया से बात करता है। वह उन गुड़ियों को खुद बनाता था, उन्हें अपने बच्चों की तरह मानता था, लेकिन अब युद्ध के कारण उसकी गुड़िया कोई नहीं खरीदता था। उसकी दुकान पर अगिल नाम की एक लड़की काम करती थी जो इसे कह रही थी कि वह नौकरी छोड़ दे क्योंकि खिलौना बनाने वाली कंपनी ने उसे काफ़ी समय से पैसे नहीं दिए हैं। लेकिन खिलौना बनाने वाला अबिगैल को अपनी बेटी की तरह मानता था। वह किसी तरह से उसे काम जारी रखने के लिए कामयाब होता है। वैसे ही रात को वह बेंजामिन की किताब खोलता है तो उसे उस लड़की से मिलती है। इस किताब से में बम बनाने का फार्मूला नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस पर कुछ जादुई मंत्र लिखी हुई थी। दूसरी ओर यह दिखाया गया कि कर्नल को यह रिपोर्ट मिली है कि उन्हें वह लड़की कहीं नहीं मिली। तभी कर्नल को भी गुस्सा आ जाता है। वह घर की तलाशी लेता है और उस लड़की को नर्क से निकालने का आदेश देता है। इधर खिलौना बनाने वाला इस किताब से जादू मिल गया जिसकी मदद से वह अज्ञात चीज़ों को पुनर्जीवित कर सकता था। खिलौना निर्माता रिपोर्टर नाम की गुड़िया को पुनर्जीवित करने के लिए उस पर मंत्र का प्रयोग करता है और आश्चर्य की बात यह थी कि रिपोर्ट उनकी यह गुड़िया भी जीवित हो उठी। यह देखकर खिलौना बनाने वाला बहुत खुश हुआ। सुबह वह ये सारी बातें उसकी दुकानदार पर काम करने वाली लड़की अबीगेल को बताता है। इस गुड़िया को पुनर्जीवित करने की कहानी सुनकर अबीला को लगता है कि खिलौना बनाने वाले ने रातों रात एक सपना देखा है। जब कर्नल को दोबारा बताया गया तो उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया कि वह उस लड़की और किताब के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने नए तरीके से जांच करने का फैसला किया और पूरे गांव में घोषणा करने का जो भी उस लड़की के बारे में बताएगा उसे 20
$1000 दिए जाएंगे, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। अगले दिन समय जब अगीबेल एक किताब पढ़ रही थी, अचानक रिपोर्टर नाम की गुड़िया उसके सामने आती है। उसे रात में खिलौना बनाने वाले ने पुनर्जीवित किया था। अगबिला उस पर पेंसिल से हमला करने ही वाली थी। अगबिला उस पर चिल्लाती है और आखिरकार खिलौना बनाने वाला आता है, उसकी जान बचाता है। यहाँ हमने देखा कि रिपोर्टर नाम की गुड़िया खिलौना बनाने वाली की सारी बातें सुन रही थी। इस समय अगबिला को यह भी यकीन हो गया कि खिलौना बनाने वाली गुड़िया को पुनर्जीवित करने की सारी कहानी बताई थी। खिलौना बनाने वाला इस कहानी को जारी रखता है और अबीला को बताता है कि वह किताब एक घायल लड़की से मिली थी, जो जापानी सैनिकों से उसकी दुकान पर आई थी। खिलौना बनाने वाले ने अभी तक अबिगैल को यह नहीं बताया कि वह लड़की मर गई है और उसने उस लड़की को दफन कर दिया है। दूसरी कहानी के बाद अबिगैल उसे कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन रॉबर्ट ने मुझ पर हमला क्यों किया। जिस पर खिलौना बनाने वाला जवाब देता है कि शायद यह मेरी भावनाओं पर निर्भर करती है। तुमने नौकरी छोड़ने की बात कही तो मुझे गुस्सा आया, शायद इसलिए गुड़िया ने तुम पर हमला कर दिया। जो भी अबीला इन बातों पर बहुत डरती थी, वह यह भी जानती थी कि रॉबर्ट बहुत खतरनाक है, इसलिए उसने अब नौकरी छोड़ने के अपने फैसले की पुष्टि की। वह जाने से दुखी थी, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसके पास 2 जादुई डायरियाँ हैं और उसने अपने अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह अपनी 2 गुड़ियों को पुनर्जीवित करती है। इधर कर्नल को पता चला कि अगबिला नाम की एक लड़की सारी जानकारी देने के लिए तैयार है, जिसे कर्नल और जापानी सैनिक ढूंढ रहे हैं। कर्नल तुरंत उसे अपने पास बुलाता है। अबिगेल ने कर्नल को वही कहानी सुनाई कि खिलौना बनाने वाले ने उसे बताया कि खिलौना बनाने वाले के घर एक घायल लड़की आई थी और उसने खिलौना बनाने को एक किताब दी है। यह सब बताने के बाद अबिगेल उसे इनाम रकम देना चाहती थी, लेकिन कर्नल इनाम की रकम के बदले उसकी जान ले लेता है। दृश्य में पता चलता है कि जापानी सैनिक अब खिलौने बनाने वाले के घर पहुंच चुके थे। खिलौने बनाने वाले को बेहोश कर देते हैं। एक सिपाही उसे मुख्यालय ले जाने का फैसला करता है और दूसरी सिपाही से कहता है कि इस जगह को जला दो। सैनिक सहमत है और दुकानदार जलाने के लिए ईंधन डालना शुरू कर देता है। तभी रॉबर्ट पीछे से उसके सिर पर वार करता है। उसे बेहोश करने के बाद वह खिलौना निर्माता को बचाने के लिए अन्य 2 गुड़ियों के साथ मुख्यालय जाने का फैसला करता है। इसमें दिखाया गया है कि कर्नल खिलौना बनाने वाली कंपनी के पास आया, जो उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। खिलौना बनाने वाला बहुत देर तक चुपचाप रहता है और फिर जब कर्नल हथौड़े से उसके पैर तोड़ने की बात कहता है तो खिलौने बनाने वाला बोलता है और बताता है कि एक दिन मेरी दुकान पर एक घायल लड़की आई थी, उसके पास एक किताब थी, उसने मुझे दे दी, मर गई। कर्नल खिलौना बनाने वाली से और सवाल पूछने लगता है और फिर उसे बताता है कि उस किताब में बम बनाने का कोई फार्मूला नहीं है। दरअसल वह किताब सूफस नाम के एक शख्स ने जादू हजारों तरीके पढ़कर लिखी थी। इसमें बहुत सारे जादुई मंत्र हैं जो आपको जीवन भर जीवित रख सकते हैं और मृत लोगों को भी जीवित कर सकते हैं। यह बात खिलौना बनाने वाले को पहले से ही पता थी। उसे डर था कि कर्नल उसे मार डालेगा, इसलिए उसने कर्नल को यह नहीं बताया कि पहले ही मंत्र का प्रयोग कर चुका है और उन्होंने 3 गुड़िया को पुनर्जीवित भी किया है। यह दिखाया गया कि खिलौना बनाने वाले की 3 गुड़ियाँ इस मुख्यालय में पहुंच गई। सिपाही भी थे, उन्हें नोटिस करते हैं। जब एक सिपाही वहां जांच करने जाता है तो एक गुड़िया बिना समय बर्बाद किए उसका गला काट देती है, जिसके बाद दूसरी गुड़िया कर्नल के कमरे में आती है जहाँ मेजर बैठा था। इस गुड़िया को देखकर मेजर बहुत डर गया। वह इस गुड़िया पर अपनी बंदूक से कई बार हमला करता है, लेकिन यह गुड़िया मरती नहीं और अंत में उसमें मेजर का गला काट दिया, उसे मार डाला। इसके बाद ये तीनों पूछताछ कक्ष में जाते हैं ताकि खिलौना बनाने वाले को बचा सके, जहाँ कर्नल ने खिलौना बनाने वाले को मारने के लिए पहले से ही अपनी बंदूक निकाल ली थी। इससे पहले कि वह खिलौना बनाने वाले को मार पाते, रॉबर्ट पीछे से आता है और उसके पैरों पर हमला कर देता है। इन तीनों जीवित गुड़िया को देखकर कर्नल भी बहुत डर गया। इन तीनों गुड़िया मिलकर कर्नल पर चाकू से वार करते हैं देती है। यह देखकर खिलौना बनाने वाला बहुत खुश होता है। उसकी गुड़िया बच्चों की तरह उसे बचाने आई थी। घायल कर्नल को पहले ही पता चल गया था कि वह बच नहीं पाएगा, इसलिए वह रॉबर्ट टॉमी डाल से कहता है कि उसे यहीं मार डालो। रॉबर्ट भी उसकी बात सुनता है और अपनी बंदूक उठाता है और अंत में उसे गोली मार देता है। कर्नल को उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली। जैसे ही ये 3 गुड़ियाँ खिलौना बनाने वाले के पास गई, इससे पता चलता है कि उसकी भी हालत बहुत ख़राब है, वह मरने वाला है और ऐसी हालत में वह अपनी तीनों गुड़ियों को हमेशा साथ रहने के लिए कहता है और फिर वह मर जाता है। उसे मरता देख ये तीनों गुड़ियाँ भी दुखी हो गई, वह रो रही थी। उसमें से उसी समय स्लेवा नाम की गुड़िया को एक विचार आता है। वह जादू की किताब खोलती है और मृतकों को पुनर्जीवित करने वाला मंत्र पढ़ते हुए खिलौने बनाने वाले को पुनर्जीवित कर देती है।
जब वह जीवित था तो खिलौने बनाने वाले भी अजीब तरह से हंसता था और ये तीनों गुड़ियाँ भी खुश थी। इसके बाद कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि खिलौना बनाने वाला एक सूटकेस में इन तीनों गुड़ियों को लेकर कहीं जा रहा था। उसके चेहरे की शैतानी मुस्कान बताती है कि इसके इरादे ठीक नहीं, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।